विद द डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन तो किया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन उसमें इस रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे ले जाएंगे दैट वी हैव टू सी। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स विद रिलेटिव वेलोसिटी दैट आई विल डू। तो चेक करिए, देखिए इसको हम कैसे करते हैं। दिस रिलेटिव वेलोसिटी subtraction of vectors। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में यूज करते हैं। वैसे अगर आप देखो, ऑल द मोशन वट वेयर वी सी और रेस्ट, ये सब कुछ क्या है, रिलेटिव है। मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी किसी के रेस्पेक्ट में है, और रेस्ट भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी किसी के रेस्पेक्ट में है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से अपरेंटली कोई ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट की बात करता है। इनफैक्ट जैसे देखिए, ट्रीज, बिल्डिंग्स, दे आर एट रेस्ट, बट वंस यू आर इनसाइड अ मूविंग कार और ट्रेन, तो आप देखते होंगे, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, खिड़की से देखिए तो लगता है पेड़ लोग पीछे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स आर गोइंग बैक। इवन आवर स्टेटमेंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर के लिए क्या होता है, दिल्ली आया और चला गया, गाजियाबाद आधे घंटे पहले छूट गया, चला गया। तो गाजियाबाद कहाँ आया गया या दिल्ली कहाँ चला गया, ये बट ये ऑल द स्टेटमेंट्स आर क्वाइट रेलिवेंट इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम यही देखना चाहते, यही बताना चाहेंगे आपको कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो मोशन होता है वो अपरेंट होता है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो उसमें बेसिक चीज क्या होती है, दो लोग होते हैं, देयर आर टू थिंग्स, वन इज द ऑब्जर्वर एंड अदर वन इज द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो आप ये कहोगे, दिस वी रिलेटिव इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मोशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इन दोनों का इफेक्ट यहां पे यूज किया जाता है। ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करता है, मतलब ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को जीरो कर देता है, अपनी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके जीरो करते हुए उस मोशन को वो देखता है। तो ये ध्यान देना, ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेगा और बॉडी के मोशन को देखेगा। और दिस प्रॉपर्टी जो है, इसको हम बस ये ध्यान रखेंगे, यूजिंग वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ से इसको हम लोग देखते हैं। वेक्टर की प्रॉपर्टी सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और वो आइडिया हमने बता ही दिया था कि कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, दैट वी हैव टू सी। तो ये जो चीज है, इन दोनों को यूज करते हुए आई कैन टेक सम एग्जांपल एंड यू कैन रिलेट। जैसे मान लो मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी में मोशन की जो बात कहा कि सपोज आई से दिस इज ग्राउंड एंड हमारे पास ये कोई ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मैं ले लेता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर से आई कैप की डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, ये ऑब्जर्वर जा रहा है इधर। एंड इफ आई से देयर इज ए कार, ये कोई कार है, दिस कार ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with a velocity of car as I can say it is 54 किलोमीटर पर आवर से कौन जा रहा है, कार। and this observer is in this direction is also you can take it as I cap। तो I cap में ऑब्जर्वर भी जा रहा है, I cap में कार भी जा रही है। कार के मोशन को इस ऑब्जर्वर ने देखा, तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये अगर इसको देख रहा है तो रिलेटिवली स्लो देखेगा कंपेयर टू ग्राउंड। तो अब आप देखेंगे क्या, अगर मैं यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखूंगा तो आई विल से वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मैन, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस थिंग आई कैन सी। अब फर्दर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ कार की वैल्यू कितनी है 54, तो दिस वैल्यू इज 54 आई कैप माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6 आई कैप। तो नेट वेलोसिटी आपको यहां पे क्या मिल गई 48 किलोमीटर पर आवर आई कैप।
ये आपको v ऑफ कार रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मिलेगा। तो दिस रिजल्ट वी गॉट। तो वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 48 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिवली क्या हो गया, स्लो हो गया। तो दिस मोशन इज रिलेटिवली स्लो फॉर दिस। और ये कार आगे की प्लस आई कैप मतलब क्या है, आगे की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है, कार आगे ही जा रही है, समझ गए। अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज कर दूं, ऑब्जर्वर मैं मान लो कोई, अब अगला मैं क्या करता हूं, इफ आई से देयर इज ए सेकंड ऑब्जर्वर इनसाइड द कार, इस कार में भी कोई एक ऑब्जर्वर है, इस कार का ऑब्जर्वर को मैं O2 कहता हूं, इस ऑब्जर्वर को आप O1 मान लो, दिस ऑब्जर्वर इज O1। अगर मैं O2 ऑब्जर्वर को कहूं कि वो कार वाले को देखेगा तो कहां देखेगा, तो उसके लिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहीं पे देखिए मैं इसका सेकंड केस भी लूंगा, जब ऑब्जर्वर जो कौन है, ये है कार वाला, वो किसको देख रहा है, इस मैन को देख रहा है। तो सेकंड केस में मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ O1 रिस्पेक्ट टू O2, दिस वैल्यू ऑल्सो यू कैन सी। O1 को O2 ने देखा, कार वाले ने देखा, तो कार वाला अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। इसमें जब करोगे आप तो ये हो गया 6 आई कैप माइनस 54 आई कैप। तो ये क्या आएगा, देखो आप, दिस वैल्यू इज माइनस 48 किलोमीटर पर आवर आई कैप। ये आ गया माइनस 48 किलोमीटर पर आवर आई कैप आ गया। माइनस मतलब क्या होगा, बैकवर्ड। ये क्या दिखेगा कि ये पर्सन पीछे जाता हुआ फील होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ O1 रिस्पेक्ट टू O2 जो आएगा दैट विल गो बैकवर्ड, इधर जाता हुआ दिखेगा। तो माइनस आई मतलब इस पर्सन को, ये वाली कार पीछे, ये मैन पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो दोनों केसेस यहाँ पे सही होते हैं, समझ गए। प्लस आई कैप है या माइनस आई कैप। ऑब्जर्वर रिवर्स कर दोगे आप तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। सो उसका जो मान लो पहले कोई प्लस आ रहा था तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये आइडिया आपको रखना है। और ये चीज सिंपल स्ट्रेट लाइन में था तो थोड़ा आसान भी लग रहा था। माइनस साइन बस समझिए ये ध्यान देना, दिस माइनस साइन अप्लाइज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इसकी बात कही जाएगी। इट इज फॉर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्योंकि प्लस आई कैप उधर जा रहा है तो माइनस आई कैप विल गो बैकवर्ड। तो ये एक आइडिया हमने रिलेटिव वेलोसिटी में लिया। इससे से रिलेटेड एक दो और केसेस मैं लूंगा, और उसको भी, जैसे कोई ट्रैफिक रेड लाइट जो पॉइंट होता है वहां पे डिफरेंट रोड्स आर कमिंग, और हर एक उसमें क्या होगा, हर एक व्हीकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अलग अलग होगी। मिनिमम 4 रोड 5 रोड 6 रोड वहां पे मिलती हैं, कोई राउंड अबाउट पे रेड लाइट पोजीशन मेरे पास जो है, तो उसमें भी मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को देख सकता हूं। तो नेक्स्ट वी सी फॉर द अगले इस केस में हम लोग क्या पाएंगे वो भी देखते हैं। तो अगला ध्यान देना, इस रिलेटिव वेलोसिटी में मैं कोई एक रेड लाइट पॉइंट यहाँ पे देखूंगा व्हीकल का, सी इट इज लाइक दिस, ये ऐसे है और दीस आर द डायरेक्शन, सी इट इज आई कैप, इधर मान लो आपका क्या है जे कैप। तो दिस डायरेक्शन इज ऑब्वियसली इट विल बी माइनस आई कैप, और ये क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, इट इज फॉर माइनस जे कैप, और इधर आ गया आपके पास माइनस आई कैप, करेक्ट। ये चीज आ गई, ये आपका ओरिजिन में मान सकता हूं। सपोज ऐसे देयर इज ए कार, यहाँ पे कोई कार है और इस कार का मैं जो नाम कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, इट इज ए इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन से 40 आई कैप, ये किलोमीटर पर आवर में मान लेना आप। अब यहाँ पे एक और कोई व्हीकल मैं ले लेता हूँ, हियर दिस इज बी, बी की डायरेक्शन वेलोसिटी इधर ले लेता हूँ, इट इज 60 आई कैप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी पोजीशन माइनस आई कैप है बट डायरेक्शन इज दिस, इसलिए हम प्लस 60 आई कैप लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। वो तो अपना प्लस में था ही, इट इज दिस। तो ये दो व्हीकल्स ऐसे आ गए। थर्ड व्हीकल देखो मैं यहां कहीं लेता हूं, हियर, ये इधर जा रहा है और इसकी बात मैं कहता हूं इट इज सी, और सी की जो वेलोसिटी यहाँ पे है मान लो कहते हैं 30 जे कैप। तो माइनस से मैंने डायरेक्शन ऊपर है तो 30 जे कैप मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे आप देखो वन मोर कार व्हीकल आई कैन से इट इज डी, डी इधर जा रहा है, डी की डायरेक्शन को भी मैं अपवर्ड ही दे लेता हूं, एंड दिस डी इज, ये मान लो 30 था 60, ये मान लो आप 80 जे कैप ऐसे आ गए। तो देयर आर 4 व्हीकल्स ए बी सी डी,
और हर एक की डायरेक्शन में बता दिया, ऐसे लिखा गया। अब जो भी ऑब्जर्वर होगा वो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। जस्ट सी, मैंने स्ट्रेट लाइन वाली बात तो बता दी थी। अब यहाँ पे आप चेक करिएगा, ये कॉम्बिनेशन दोनों है, स्ट्रेट भी है परपेंडिकुलर भी है। नाउ इफ आई से वेलोसिटी ऑफ डी रिस्पेक्ट टू सी, डी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में, देखो जो बाद में लिख रहा हूं वो ऑब्जर्वर है और डी के बाद जो लिखा गया वही ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। तो डी को सी के रेस्पेक्ट में देखिए तो मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, दिस थिंग आई कैन सी। तो वेलोसिटी ऑफ डी आप देखिए क्या यहाँ पे क्या है, 80 जे कैप माइनस 30 जे कैप, ऐसे आगे देखिए 80 जे कैप ऊपर जा रहा है, 30 जे कैप भी ऊपर जा रहा है, दो इट इज प्लेस्ड इन द नेगेटिव कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन को देख रहे हैं हम, तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। तो ये चीज करेंगे आप, 80 जे कैप माइनस 30 जे कैप क्या आ गया, 50 जे कैप में भी इसकी वेलोसिटी हमने किलोमीटर पर आवर में डाल दी तो वो आ जाएगा। मतलब ये कार डी वाले को ऊपर जाते हुए ही देखेगा, प्लस जे कैप मतलब उधर ही जा रहा है, समझ रहे आप। ये चीज आप दे सकते हैं। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, इसके रिवर्स कर दूं ऑब्जर्वर को, तो अब देखो मैं वेलोसिटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू डी करूं तब क्या होगा, डी ने सी को देखा, डी ने सी को देखा, अब देखो रिवर्स हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे 50 प्लस आया था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी, दिस थिंग यू कैन डू। तो वेलोसिटी ऑफ सी देखिए आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर तो अब डी हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सी इज 30 जे कैप माइनस डी का क्या हो गया 80 जे कैप, तो दिस वैल्यू इज माइनस 50 किलोमीटर पर आवर भी लिख देता हूं यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी जे कैप। तो देख रहे होंगे आप इन दिस टू इक्वेशंस, अगर ऑब्जर्वर ने अपनी पोजीशन बदल दिया, ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन बदल देते, इंटरचेंज करता है, तो यहाँ पे देखो जो प्लस था तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो एक आइडिया डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द आइडिया फॉर रिलेटिव वेलोसिटी हियर, कैसे हमने कर लिया, गेटिंग इट। तो एक तरीका था। अब मैं एक और इसमें केस लेता हूं, सेकेंड वन, कि अगर मान लो यहां पे ये जो 30 है और ये है 40 आई कैप, अब मैं ऑब्जर्वर सी को देखता हूं विथ फॉर ए, तो अब मैं देखूंगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी। ए को सी ने देखा तो कैसा देखा, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ऐसा आप कर लोगे। तो वेलोसिटी ऑफ देखो इधर जा रहा है और ये जे कैप में जा रहा है, वो आई कैप में है और ये जे कैप में, तो हम कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए देखिए क्या है, इट इज 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, सी वाला आपने वेलोसिटी क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल लॉ की सही से बात करनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल लॉ की सही से बात करें तो अब आप देखिए 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, तो 40 आई कैप मैं इधर मान लेता हूँ, सी इट इज 40 आई कैप, 30 जे कैप देखो क्या जाएगा नीचे, माइनस 30 जे कैप इधर आ गया, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, वेक्टर की प्रॉपर्टी, दोनों का वेक्टर सम जब करोगे तो इट इज दिस, ये आ गया आपके पास, तो ये हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल आ गया, तो इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल एंड दैट यू कैन सी 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा पीयर होगा। इट्स नॉट डायरेक्ट हम 70 कर देंगे, बिकॉज एक आई कैप है और एक जे कैप है, तो उसका हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ से देखते हैं। दिस रिजल्ट इज 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी डायरेक्शन इधर जा रही होगी दिस, तो आपने यहां पे देखा जब दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं तो ये डायरेक्शन इधर जा रही है, करेक्ट, आई कैप और जे, इवन दिस थीटा एंगल ऑल्सो यू कैन सी, जो थीटा एंगल होगा सिंपली मैग्नीट्यूड से देखना, डायरेक्ट माइनस की बात मत करना, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करो तो tan थीटा, दिस tan थीटा इफ यू सी, केवल मैग्नीट्यूड लीजिए 30/40, तो ये 3/4 आ गया, दिस इंप्लाइज थीटा इज 37 डिग्री। तो ये अगर यहां पे देखो सी ने देखा कार ए को, सी ने कार ए को देखा तो ये वेलोसिटी इधर जाते हुए अपीयर हो रही है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, बिकॉज tan 37 इज 3/4। तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी को लिख सकते हैं, दैट आई हैव डन। अब इसमें देखो एक मैंने पहला केस ऐसा वाला कर लिया, सेकेंड केस परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर के और भी एक दो केस आ सकते हैं।
मान लो डी को बी ने देखा, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डी को बी ने देखा, तो वेलोसिटी ऑफ डी रिस्पेक्ट टू बी, ये भी आ सकता है। डी को बी ने देखा, तो डी को बी ने देखा, तो बी आपका ऑब्जर्वर है, तो देखो क्या वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ डी कितना आ गया 80 जे कैप माइनस देखो क्या आ गया 60 आई कैप, इट इज दिस। फिर से इसका अगर आप डायग्राम बनाए तो आप देख सकते हो 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप, तो 80 जे कैप और माइनस 60 आपके पास क्या आ गया आई कैप। तो 80 जे कैप मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, से इट इज 80 जे कैप और माइनस 60 आई कैप, इट इज दिस माइनस 60 आई कैप। यहां मैग्नीट्यूड बस लिखिएगा, आई कैप को तुम्हारे डायरेक्शन के लिए बता दिया बस। यू कैन सी दिस एंगल इज अगेन कोई थीटा आ गया। अब देखो 80 60 फिर से वो इसका एक पेयर बन जाएगा। 80 60 का ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो दिस वैल्यू विल बी 100। तो आपने देखा बी ऑब्जर्वर को डी वाली कार इधर जाते हुए दिख रही है और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, गेटिंग इट। तो हम ऑल द केसेस एंड मोशन वी कैन डिफाइन, इवन द थीटा एंगल भी आप देख सकते हो। अगर मैं tan थीटा की बात करूं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में हम इसको सबको पॉजिटिव मान लें, उसके हिसाब से देखें तो दिस इज 60, दिस इज 80। तो आप देखो इसकी वैल्यू फिर से क्या आ गई 60 बाई 80, इट इज अगेन 3/4। देन थीटा इज अगेन दिस इज 37 डिग्री। 37 डिग्री किसे वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से क्या आएगा 53। ये भी ध्यान देना, जितना आपका वाई एक्सिस से आया तो एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा आ जाता है, तो 37 डिग्री ऐसे आ गया। और आई कैन ऑल्सो से दिस थीटा डैश कैन बी 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जितना एंगल वाई एक्सिस से आया उसका आपका 90 माइनस थीटा किससे आएगा एक्स एक्सिस से आएगा। तो दिस रिजल्ट्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी मैंने रेड लाइट पॉइंट पे एरिया पे ऐसे बता दिया, करेक्ट। तो इसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो या तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो या परपेंडिकुलर हो, तो ये दो बातें मैंने यहां पे बता दी। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये एक वेक्टर की प्रॉपर्टी का ध्यान देना है, और ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करता है, ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे रखते हुए मानता है, इसी तरह से अपरेंट फील्ड आएगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप जैसे ट्रेन में कहीं जा रहे हो, तो आप से यू आर गोइंग इन अ जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल जा रहे हो, तो बीच में आगरा आ गया, तो उस ट्रेन में आवाज आती है, लोग बातचीत करते हैं आगरा आने वाला है, आधे घंटे में आगरा आने वाला है। फॉर ऑल द पर्सन्स इनसाइड द ट्रेन आगरा आने वाली बात बिल्कुल रेलिवेंट है। आगरा तो शहर है, पूरा शहर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन मोशन में जो है वो उन ऑब्जर्वर्स इन द ट्रेन, पैसेंजर्स इन ट्रेन के लिए क्या होगी रेस्ट पे होगी, उसके लिए बिल्डिंग मोशन में हो रहे हैं, उसके लिए ट्रीज क्या है मोशन में है, शहर भी मोशन में हो गया, तो आगरा आ गया। कई कहते हैं कि आगरा को वापस पीछे गए 2 घंटे हो गए, अब भोपाल या इटारसी कुछ आएगा। तो वो जो बातें हो रही हैं कि हम जब ट्रेन में हैं तो हमारी ट्रेन रेस्ट पे हो गई, शहर और बिल्डिंग और पेड़ क्या हो गए मोशन में हो गए। तो ऑल द थिंग्स नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, तो वो हम अपने ऑब्जर्वर के हिसाब से रिजल्ट देखते हैं। तो ये आइडिया आपको बना लेना है, और केवल थोड़ा सा ध्यान क्या देना है वेक्टर की प्रॉपर्टी का। इसी में मैं एक और केस लूंगा थोड़ा सा, जो हम कहते हैं रेनमैन केस। तो रेनमैन केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी का एक सही यूज आएगा। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू दिस इज योर रेनमैन केस। तो रेनमैन केस में कैसे हम रिजल्ट को देखते हैं वो भी थोड़ा देखा जाए। रेनमैन केस, अब रेन इज फॉलिंग और मैन उसमें कौन होगा ऑब्जर्वर होगा। तो रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन को मैं मान लूंगा -j कैप, और हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसको मान लूंगा I कैप, ठीक है। तो रेनमैन केसेस में एक अच्छा यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, दैट आई विल सी। तो रेनमैन केस में देखिए ये ग्राउंड है आपका, दिस इज ग्राउंड, और यहाँ पे एक मैन है, दिस इज द मैन। रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड ऐसे आ रही है, इसको मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन इज -8 j कैप, because I am already saying this direction is I cap. So vertically upward will be your j cap, downward is -j cap, correct. फर्स्ट केस में मान लो दिस मैन इज एट रेस्ट, अगर मैन क्या है रेस्ट पे,
तो रेस्ट पे रहते हुए मैन को ये जो रेन होगी वो नीचे वर्टिकली आती हुई दिखेगी ना। तो फॉर दिस मैन अगर मैं कह दूं इसके पास अम्ब्रेला है, तो शुड पुट हिज अम्ब्रेला लाइक दिस। तो अम्ब्रेला की स्टिक ऐसे रखेगा और रेन उसको अवॉइड कर सकता है। ही कैन एस्केप द रेन बाय पुटिंग द स्टिक ऐसे एग्जैक्टली वर्टिकल। तो फर्स्ट केस में मान सकता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। मैन ने ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कर लेंगे आप। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है यहाँ पे -8 जे कैप माइनस 0, तो क्या हो गया -8 किलोमीटर पर आवर जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको वर्टिकल रेन अपीयर हुई। अब हो सकता है मैन कोई दूसरा आदमी इसमें चल रहा हो, तो वॉकिंग मैन को सेम अपीयर वेलोसिटी नहीं होगी। वो वर्टिकल से नीचे आता शायद वो वर्टिकल भी ना दिखे, वो भी हम देखते हैं। मान लो ये तो मैन 1 था, एक मैन 2 है, और मैन 2 मान लो यहाँ पे क्या है, दिस मैन 2 इज वॉकिंग, ये थोड़ा चल रहा है। ये वॉकिंग मैन की जो स्पीड है यहाँ पे दिखेगा वेलोसिटी ऑफ मैन 2 इट इज से 6 किलोमीटर पर आवर आई कैप पे। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है आई कैप पे, रेन नीचे आ रही, तब इसकी अम्ब्रेला क्या होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ऑल दैट वी कैन सी। तो यार थोड़ा यहां ध्यान देगा, ये मैन 2 क्या हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करता है। अब इसको रेन कैसा अपीयर होगा, जरा देखिए, तो मैं डायग्राम नीचे बना देता हूं, जस्ट सी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज दिस माइनस जे कैप, देखिएगा। और ये तो रेन हो गया, मैन की रिवर्स कर दो वेलोसिटी, तो -6 आई कैप इधर आ गया। तो यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आई इट इज दिस, तो रेन इसको इधर अपीयर हो रहा है। इस वॉकिंग मैन को रेन टिल्टेड अपीयर हो गई, तो इसका छाता भी टिल्टेड ही लगेगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिस एंगल थीटा इट इज टिल्टेड, ये एंगल थीटा ऐसे आ जाएगा, थीटा इज टिल्टेड। तो ये थीटा के हिसाब से हम रिजल्ट को देख पाते हैं। तो यहां पर अगर tan थीटा की बात करोगे आप, तो tan थीटा एंगल विद वर्टिकल क्या आएगा, दिस थिंग यू कैन सी। इस मैन के जो स्टिक ऑफ अम्ब्रेला है वो भी अपना अम्ब्रेला ऐसे रखेगा विद वर्टिकल। वर्टिकल से देखो ये एंगल जो आ रहा है थीटा, ये एंगल थीटा विद वर्टिकल ऐसे चला गया। इस पर्सन का जो टिल्टेड अम्ब्रेला है वो आप देख सकते हो, इसका एंगल भी बना सकते हो। तो tan थीटा वैल्यू अगर मैं देखूंगा वर्टिकल से, तो दिस, तो ये क्या रखिए, और मैट्रू लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये थीटा में वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन की जो रेशियोज हैं उसको देखो, तो Vm क्या होगा 6, और ये फिर से क्या आ गया 8, 6/8 से फिर से 37 डिग्री आ रहा है बाई चांस। तो ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, दिस tan थीटा इज, जब रेन वर्टिकली डाउनफॉल कर रहा है तो 3/4 आ गया, विच इम्प्लाइड थीटा एज 37 डिग्री। तो 37 डिग्री फिर से आ गया रेन और मैन का मोशन में जो केस आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो थोड़ा ध्यान देना। और अगेन द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इफ यू सी द रिजल्टेंट, ये 6 और 8 है, देखो ये 8 है 6 है, तो फिर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, 37 डिग्री पे आ गया। यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग क्या देख सकते हो कि जो थीटा है, थीटा बढ़ रहा है, तो मतलब मैन की स्पीड बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा विद वर्टिकल, ये चीज देख सकते हो। इफ वी इंक्रीज द मैन स्पीड थीटा विल इंक्रीज, ये रिजल्ट आ सकता है। जैसे यहीं पे तीसरा केस मैं लेता हूं, इसी केस में देखिए, अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन लेता हूं, कोई थर्ड मैन है और थर्ड मैन के लिए हो गया फॉर O3 पर्सन जो इसी रेंज में जा रहा था, और उसके जो थीटा पाया गया दैट थीटा वाज 45 डिग्री, दैट थीटा वाज 45 डिग्री सेम रेंज में। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग भी आ सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन नाउ, M3 मैन की क्या स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, इसका रिजल्ट वैल्यू देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा 45 डिग्री, tan 45 आप क्या जानते हो 1 होता है। तो मैं अगर यहाँ पे वेलोसिटी को जानना है तो उसकी वैल्यू को इजीली देख सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, इजीली थोड़ा देखो, मैं यहाँ पे इस वाले केस में ना, इस वाले केस को नीचे ले देता हूँ, तो tan थीटा इस वेलोसिटी और इसकी 45 डिग्री में 1 आ गया, तो ये क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन
ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गया। मैन और रेन की वेलोसिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो मैन की वेलोसिटी मान लो नहीं पता था, लेकिन रेन की वेलोसिटी तो 8 है, तो दिस इंप्लाइड की वेलोसिटी ऑफ मैन 3 जो आ गया वो क्या आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। और ये जो मैन है ये भी इधर ही जा रहा था, हम कहेंगे कि दिस मैन वाज आल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन VM3, वो भी आई कैप पे ही जा रहा था, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया। इवन अगर मुझे उसका एग्जैक्ट ट्रायंगल डायग्राम देखना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन, आप देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन इज डाउनवर्ड एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज बैकवर्ड, इधर आ गया। इफ यू सी, तो फिर से ये ट्रायंगल की बात आ गई, ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया, और आप देखें कि ये भी 8 है, दिस इज 8। फर्दर देखो ये वैल्यू, हम लोग यहाँ पे क्या कह पाएंगे, ये 8 है और मैन की स्पीड भी 45 डिग्री पे, ये भी 8 आ गया, तो ये दोनों अगर 8 है तो दिस वैल्यू इज 8√2, 8√2 आ गया, एंड थीटा इज 45 डिग्री, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी भी आ गई। इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा इट इज 8√2 किलोमीटर पर आवर, ये वाली बात हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन केसेस हमने 1 2 3 केसेस ले लिए, समझ रहे आप, और हर एक में बस वेक्टर की बात करनी है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर देना है और वेक्टर की प्रॉपर्टी से ही सब्ट्रैक्शन करना है। वेक्टर की प्रॉपर्टी से सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, 2 लॉ जनरली यूज करते हैं, आइदर इट इज पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। बेसिकली मैंने तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ट्रायंगल लॉ से ही सॉल्व किया, करेक्ट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन, एक आइडिया आपको मिला होगा। तो आई थिंक फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी एंड द रिजल्ट्स हाउ वी हैव डन दिस ईयर, करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, अगले पेज पे जाते हैं। तो ये हमने ये वाली बात तो कर ली थी 8√2 वाली, करेक्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट मैं इसमें एक और केस लूंगा और चेक करता हूं क्या आता है। क्या अगर मान लो इसी में अगला केस फॉर द सेम रेन मैन केस, मैं ये मानता हूं कि जो रेन वही थी और ये मैन था, ये मैन भी इधर जा रहे थे, मैन 4 की क्या स्पीड थी फॉर द सेम रेन, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे क्या थी, वो -8 g कैप थी, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन 4, ये जो था ये 16 आ गया, 16 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है इसका सेम रेन में। तो यू हैव टू गेस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मैन, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई है, 16 आ गई है, और रेन की वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड कितनी है, दैट वाज योर 8। तो इसको देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान वैसे ही है, तो चौथा केस मैं यहाँ पे ले लूंगा और उसमें बस देखो बोथ आर वर्टिकल दैट वी परपेंडिकुलर दैट वी नो। तो अब आप देखिए मैन की स्पीड इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ रेन इज गोइंग डाउनवर्ड, दैट आई नो इट इज -j के, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर ले लो आप, करेक्ट। और ये नेट स्पीड जो आ रही है 16 आ रही, अगर 16 आ रही तो आप देखिए इट इज 16 ना। वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे यहाँ पे नहीं पता, रेन की वैल्यू पता है, रेन की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है 8 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाए कि ये नेट वैल्यू क्या आ जाए 16 आ जाए। तो आप देखो ये फिर से ये क्या है, आपका ट्रिपलेट बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये 16 है, ये 8 है, ये कितना हो, ये वैल्यू आ जाए, दैट यू कैन इजिली सी कि 16 का स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे नहीं पता था, उसका स्क्वायर कर लेते हैं आप लोग, ठीक है जी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन यू विल गेट इट एज 8√3 ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8√3। तो ये अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 8√3 ऐसे आ जाएगी। तो ये एंगल थीटा भी आप इजिली गेस कर सकते हो, करेक्ट। अब ये 8√3 मोर देन द वेलोसिटी स्पीड ऑफ रेन आ गया, यहाँ पे tan थीटा की बात भी कर सकते हो। तो दिस tan थीटा इफ आई रिलेट, तो आप पहले ही जान चुके इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन करते हैं हम लोग, और ये वैल्यू क्या आ गई 8√3/8। तो दिस tan थीटा वैल्यू इफ यू सी इट इज √3, tan थीटा इज √3। तो अब आप पाओगे थीटा इज व्हाट, इट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल आ गया ये क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने ये एक अलग सा भी कह दिया कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी थीटा क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ नेट स्पीड देखो 16 आ गई है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो दिस रिजल्ट्स ना कैसे आए,
और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे रहा, रेन मैन केस कैसे आया, वो ट्रैफिक पॉइंट पे हमने 4 रूट्स में सेम स्ट्रेट लाइन और अपोजिट डायरेक्शन की बात भी हो सकती थी सेम में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन की हमने 4-5 केसेस ले लिए. तो दिस वे वी कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी फॉर द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर. अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर हो कोई जरूरी नहीं होता है, किसी थीटा एंगल पे भी वेलोसिटीज आ सकती हैं, उसका भी हम करेंगे. सिंपली क्या होगा, ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी ही देखना होगा. तो चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. अगर थीटा के फॉर्म में हो तो 2 रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, तो उसको कैसे करें वो भी देखा जाएगा. तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस पेज. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. जब हमने यहाँ पे टोटल वेलोसिटी को 16 मान लिया था तो कैसे ऑब्जर्वेशंस आए थे. ओके, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में नेक्स्ट केस जो मैं लास्ट केस ले रहा हूं, क्या अगर 2 वेलोसिटीज थीटा ऐसे आ जाते हैं, ऐसे मान लो हम कहते हैं कि एक वेलोसिटी इधर गई, मान लो एक कार 1 थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लो क्या है मेरे पास, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी कार इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ कार 1 और वेलोसिटी ऑफ कार 2 ये मान लो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है, लाइक दिस. ये 2 वेलोसिटी मैंने ऐसे दिखा दिए, समझ रहे आप, और दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है. से दिस थीटा एंगल आई एम टेकिंग एज 53 डिग्री ले लिया यहाँ पे भी, दिस थीटा इज 53 डिग्री. अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी उसको हमको देखना है. तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक और तरीका थोड़ा बताता हूँ जो हमने पहले भी यूज किया है. इस प्रॉपर्टी को कैसे देखूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं हेड टू हेड ज्वाइन कर दूं इन दोनों का हेड टू हेड, तो वो क्या बताता है, सब्ट्रैक्शन. तो हम ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, हेड टू हेड. हेड टू हेड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. अब किसके हेड से दूर गया, तो मान लो मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ C2 रिस्पेक्ट टू C1, 2 की वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में देखना हो, 1 ने 2 को देखा, तो ऑब्जर्वर कौन हो गया 1 ने 2 को देखा, तो जिससे आप देख रहे हो उससे दूर जाओ और इसके पास जाओ, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी. हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर जो होता है सब्ट्रैक्शन होता है, एक हेड से दूसरे हेड को जब ज्वाइन करोगे तो दिस इज सब्ट्रैक्शन. ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में आएगा. हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर इज सब्ट्रैक्शन, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, और जिसके हेड से दूर जाओ उसका माइनस कर दो. तो डायरेक्ट ये भी एक अल्टरनेट मेथड आप याद रखना, करेक्ट. तो अगर आप इसमें देखते हैं तो मैंने कहा कि ऑब्जर्वर कौन है, ये C1 वाला ऑब्जर्वर था, तो इसकी ये अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, अपने आप को रेस्ट पे रखेगा. इसके हेड से दूर जाओ, दूसरे के हेड की तरफ चले जाओ, ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आ गया. इसका रिजल्ट फिर से आप कर सकते हो, V रिलेटिव वही हो गया a² + b² - 2ab cos थीटा. क्या कर दिए, अंडर रूट ऑफ, देखिए ये 80² + 60² - 2 टाइम्स 80 × 60 × cos 53 डिग्री. व्हाट इज cos 53 डिग्री, इट इज 3/5. तो आप इसके मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये भी एक तरीका ध्यान देगा, हेड टू हेड करते हुए भी कर सकते हैं आप. हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा. समटाइम मान लो कभी ऐसा हुआ कि दोनों के वो आ गए हेड टू हेड मीट कर रहे हैं, यहाँ 2 वेलोसिटी है. एक और मैं केस ले रहा हूं कि मान लो यहाँ पे कोई V1 वेलोसिटी है, ये क्या है 6 यूनिट्स है, एक V2 वेलोसिटी है, ये मान लो आपके पास 8 यूनिट्स है, और दोनों के हेड हेड मैच करें, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है. अब ये भी देखिए, ये भी एक डायग्राम होता है, ये भी मैं एक केस ले रहा हूं यहाँ पे कि कोई V1 है V2 है एक, और दोनों के हेड हेड मैच कर रहे हैं, तो इसके टेल भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ये भी ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, टेल भी, और जिसके टेल से दूर जाओ उसका प्लस कर दो, और जिसके टेल के पास जाओ उसका माइनस कर दो. तो टेल टू टेल में मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो आप देख रहे हैं किसके टेल से दूर गया मैं, V1 के, और इसके पास गया, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मैंने क्या कहा, जिसके टेल से दूर जाओगे, इसका जो टेल है इससे दूर जाओ, इसको प्लस कर दो, तो ये क्या होगा V1 - V2 क्या हो जाएगा, V1 - V2. जिसके टेल से दूर गया इसका क्या हो गया, ये प्लस हो गया. तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा. फिर से मान लो कि दिस एंगल हियर
इफ इट इज 60 डिग्री, थीटा मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, दिस वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। तो दिस फॉर्मेशन यू कैन डू, और वो रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टीज ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से समझाया गया। तो मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 8 इंटू 6 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री क्या हो गया, हाफ हो गया। तो फर्दर ये रिजल्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। तो 6 और स्क्वायर 8 स्क्वायर at 8 is 100 माइनस क्या होगा 48 ना, ये वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 52, ये आ गया आपके पास, और वो 7 प्लस कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। हम रिलेटिव वेलोसिटी देखो आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, टेल टू हेड ट्रायंगल लॉ वाली बात तो बताई दी, आप हेड टू हेड टेल टू टेल तो भी कर सकते हो, ऑलवेज इट विल बी करेक्ट। तो इस तरह से कोई एंगल थीटा पे भी अगर मोशन हो रहा है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्वेशन करना है तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो एक पैटर्न है, एक तरीका है, और मैथमेटिक्स उसकी थोड़ी सी ठीक रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कुछ कुछ याद रहती हैं आपको, तो रिजल्ट हमारा आसान हो जाता है। तो अपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं, सब कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अर्थ पे जब बैठे हैं तो अर्थ से हम अर्थ को रेस्ट पे मानते हुए बाकी मोशन करते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे प्लैनेट पे हो तो वहां से अर्थ को देखो तो अर्थ खुद भी मूव करता है, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है। तो नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्यूट मोशन, ये ऑल द टर्म्स दे आर रिलेटिव। इसका एक आइडिया आपको बना के रखना है। तो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर दिस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। अब इसी में थोड़ा सा मैं एक और पार्ट ले लूंगा, क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसको साथ में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर का रिजोल्यूशन जो होता है उसको कैसे किया जाए। तो वो भी इसी लेक्चर में मैं यूज कर ले रहा हूं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स का रेजोल्यूशन कैसे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है वो कर सकते हो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं ये कहता हूं कि एनी वेक्टर कैन ऑलवेज बी स्प्लिटेड, मतलब मैं कह सकता हूं क्या, एनी वेक्टर कैन ऑलवेज be resolved along two perpendicular components। कोई वेक्टर को हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, वो टिल्टेड हो ऐसा होना कोई जरूरी नहीं होता है, समझ गए। जैसे मान लो मैं कहता हूं, पहले सिंपल केस तक मान लो मेरे पास वेक्टर ए ऐसा था, इसको मुझे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ऐसे देखो, तो मैं इसको हाइपोटेन्यूज बना सकता हूं, दिस वेक्टर कैन बी हाइपोटेन्यूज। तो उसके दो देखो बेस आ गया, कुछ ए एक्स लिख दिया, इसको मैं क्या लिख दिया ए वाई लिख दिया, तो इसको हमेशा हम रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर मुझे यहाँ पे एंगल थीटा पता है तो, करेक्ट। तो आप खुद जानते हो अगर ये वेक्टर ए है, इसका टोटल मैग्नीट्यूड में स्मॉल ए लिखता हूँ, और यहाँ पे इस वेक्टर को जैसे ए वाई और ए एक्स तो मैंने ऐसे कर दिए ए वाई एंड ए एक्स, और यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है इधर मान लो a1 है, इधर ये a2 है। तो हम यहाँ पे ये चीज किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर लाइन पे हमेशा स्प्लिट कर पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको a1 है a2 की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो a स्क्वायर इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये बात आप याद रखिएगा। दोनों के जो ये ट्रिपलेट जो आ रहे हैं a1 a2 स्क्वायर से अंडर रूट वही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से मैं कॉस थीटा की बात कर सकता हूँ, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बेस पार्ट को अगर देखना चाहते हो तो a1 की वैल्यू क्या हो गई a कॉस थीटा, इसमें देखो a2 जानना है तो मैं साइन थीटा की बात कर सकता हूं, दिस साइन थीटा इज a2 अपॉन a। तो यहां से क्या पा गए आप a2 की वैल्यू क्या आ गई a साइन थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर बेस कंपोनेंट जो होंगे ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द वेक्टर, और ये क्या होगा इसका बेस पार्ट ऑफ द वेक्टर है। दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया, परपेंडिकुलर एंड बेस, करेक्ट। तो कोई वेक्टर हो तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमेशा रिजॉल्व किए जा सकते हैं, और थीटा के रेस्पेक्ट में इन दोनों का एक ट्रिपलेट आप हमेशा बना सकते हो। वेक्टर हमेशा टिल्टेड हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट दिस थिंग दिस रिजल्ट वी कैन डू, करेक्ट। तो जैसे मान लो मैं यहीं पे
एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जहां से आप इसको कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हो, समझ गए। मान लो मैं कहता हूं दिस ए हैज ए वैल्यू ऑफ 5 यूनिट्स, इसकी 5 यूनिट्स वैल्यू है, and this theta here is 53 डिग्री, मान लो थीटा 53 डिग्री है। तो आपको पहले पास tan थीटा cos थीटा वैल्यू पता होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंगली वी कैन सी, जैसे मान लो अब यहाँ पे मुझे A1 निकालना था, A1 क्या देगा, A cos 53 डिग्री, एंड वी नो cos 53 इज व्हाट 3/5। तो आप देखिए एक वैल्यू हो गई 5, ये क्या हो गया 3/5, तो ये आ गया 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स क्या हो गया इसका, A1 बेस पार्ट आ गया। ऐसे मैं परपेंडिकुलर दिखना चाहता हूं, दैट वैल्यू आल्सो वी कैन सी दिस A2 दैट इज A sin 53 डिग्री। आप फिर से रखोगे तो क्या आ गया 4 यूनिट्स आ गया, बिकॉज sin 53 डिग्री इज 4/5। हम किसी वेक्टर को हमेशा 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी A1 A2 वैल्यू हमेशा बना सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा किसमें आता है, जब हम यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस को बार बार स्प्लिट करना पड़ता है, तो वो स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्सेस में हमेशा आप ध्यान देंगे कि उस फोर्स को हाइपोटेन्यूज मानते हुए हम 2 स्प्लिटेड कंपोनेंट देख सकते हैं, या अगर कोई स्प्लिटेड है तो हम उसका हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। तो एक आइडिया, एक अप्रोच, कोई वेक्टर का रिजोल्यूशन हम कैसे करेंगे। वो ट्रायंगल में भी आ सकता है, वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो भी एक तरीका बनेगा। तो वन द केस दैट आई हैव डन। अब देखिएगा इसका और भी अप्रोच क्या आएगा, कुछ 1-2 केसेस और मैं डिस्कस करता हूं। देखिएगा यहां तो मैंने ट्रायंगल में कर लिया, अब पैरेललोग्राम में देखता हूं। तो आई विल चेंज द पेज एंड लेट अस सी। अगर पैरेललोग्राम में आ जाए तो पैरेललोग्राम में बेसिकली मैं रेक्टेंगल में रहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स को भी ऐसे देख सकते हैं। कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे आता है, मतलब रेक्टेंगल में देखो, मान लो मैं कह सकता था समवेयर देयर कैन बी एनी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, मान लो ये 12 आई कैप है, इधर आपका 5 जे कैप, ऐसे 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे एक रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स ऐसे बन सकते हैं, 12 एंड 5 लाइक दिस। ये इसका बेस हो गया, ये वर्टिकल हाइट होगी, इसको मैं एक्स एक्सिस को आई कैप, इसको जे कैप कर लिया। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इफ आई गो फॉर द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये ऐसे आ जाएगा, वन ऑफ द डायगोनल। तो रिजल्टेंट आप देखो, अगर ये 5j के है तो ये भी 5j आएगा ना, इक्वल वेक्टर से। ये देखो फिर से ट्रायंगल वाली बात आ गई, तो रिजल्ट क्या आ गया, √12² प्लस 5²। तो ये वैल्यू क्या आ गई, √69, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो ये 13 आ गया। और ये एंगल थीटा हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, तो दिस मैग्नीट्यूड इज 13। तो मतलब अगर 2 स्प्लिटेड कंपोनेंट है तो हाइपोटेन्यूज की बात भी आ जाती है। तो डायगोनल आपका जो आ गया यहाँ पे, वन ऑफ द डायगोनल, ये हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। तो ध्यान दें रेक्टेंगल अगर है तो इसका थीटा कंपोनेंट भी हम देख सकते हैं, क्या रिजल्टेंट का बनेगा, दैट वैल्यू वी कैन सी। तो tan थीटा देखो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5/12 आप लिख पाओगे अगर इसके कंपोनेंट्स ऐसे थे, गेटिंग इट। तो ये ध्यान देना कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी डायगोनल में ऐसे आ जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 13 का cos थीटा जो होगा वो 12 यूनिट्स देगा, और 13 का sin थीटा जो होगा वो 5 यूनिट्स की बात करेगा। तो दोनों कंपोनेंट्स इस 13 से हमने बनाए। मैं इनफैक्ट उल्टा किया था कि मैंने दोनों कंपोनेंट दिए थे तो 13 आ गया, एक डिसेक्शन में किया, उससे आप देख सकते हो, करेक्ट। अब इसी में मैं कोई और एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन करूंगा और वहां देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट बना सकते हैं। सपोज ऐसे अगला मेरा रेक्टेंगल है जिसका जो डायगोनल है, से इट इज दिस डायगोनल इज 25 यूनिट्स, यह एंगल थीटा दे दिया गया ना, ये एंगल क्या दे दिया गया थीटा, और डायगोनल ऐसी चीज आ गई। और मान लो कि वन ऑफ द यूनिट दिस इज 7, तो सेकंड वन क्या है, उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे ये ट्रिपलेट वाली बात कि ये 25 है 7 है, तो इसका बेस क्या होगा, वो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का पता है तो उसके स्प्लिटेड कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर ये थीटा हम देखें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि साइन थीटा की बात क्या होगी यहाँ पे 7/25। तो हम cos थीटा
इजिली निकाल सकते हैं और tan थीटा की वैल्यू भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, ट्रिपलेट में चेक करो। तो ट्रिपलेट में मान लो इसकी बेस वैल्यू जो मुझे नहीं पता थी, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ A1 है। A1 बेस वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू वी कैन सी। तो मैं A1 को अगर देखूं तो क्या कहूँगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वो हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 576 आएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन अगर आपको याद है उस तरह से तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को देखना। अदरवाइज साइन थीटा कॉस थीटा से भी आप कर सकते हो। तो कॉस थीटा में देखो ये वाला बेस पार्ट क्या आ गया मेरे पास 24 आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो कॉस थीटा क्या आ गया 24/25, टैन थीटा क्या आ गया 7/24। तो मतलब हम रिजल्ट्स जो हैं स्प्लिटेड कंपोनेंट्स कैसे भी बना सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल और दिस रेक्टेंगल, बोथ द वेज ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात और कैसे देखना है, और इनफैक्ट दैट वी कैन सी, अगर हमको स्प्लिटेड कंपोनेंट देखना है तो हम ट्रायंगल और पैराग्राम को यूज करें, करेक्ट, या तो उसको डायगोनल मान लें या हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल को देखा जा सकता है। तो इसी में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में थोड़ा सा और भी मैं एक दो केसेस लेता हूं, उसमें भी चेक किया जाएगा, गेटिंग इट। तो देखते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल थीटा है और यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया 6 kg का, तो 6 kg का mg फोर्स जो हो गया उस पर नीचे ऐसे लग गया 6 kg का ब्लॉक। ये ब्लॉक का जो फोर्स होगा मैं इसको बना सकता हूं कि दो स्प्लिटेड कंपोनेंट आ जाएंगे, इसके ऐसे और ऐसे। तो इसके दो स्प्लिटेड कंपोनेंट क्या बनेंगे, इस 6 kg का फोर्स जो होगा तो इसको आप मान सकते हो कि इसका mg डाउनवर्ड जो आ गया क्या आ गया 6g आ गया, दिस एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्प्लिट होके क्या बनेंगे उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो ये एंगल थीटा यहाँ पे कुछ दे दिया गया, सपोज ऐसे दिस एंगल थीटा इज, यहाँ पर अगर देखिए अगर मैं मान लेता हूँ से इसको 37 डिग्री मान लेता हूँ, चलिए तो 6g और g को आप 10 मान लो, तो ये 60 न्यूटन आ गया, तो 6g इधर आ गया। तब आप देखिए दिस इज 90 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या आएगा वो हम लोग देख सकते हैं। और देखो यही क्या हो गया, इसको हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल मान सकते हो या डायगोनल ऑफ पैराग्राम, दोनों से रिजल्ट आपका बनेगा। तो देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन द स्प्लिटेड ऑफ द रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो रेक्टेंगल के जो कंपोनेंट्स हैं तो थोड़ा सा वो देखिए, ये एंगल देखिए आपके पास क्या है 37, दिस इज 90, तो ये क्या हो गया 53, और ये एंगल क्या आ गया फिर से ये 37 आ गया, दिस इज 37। तो mg का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा तो क्या आ जाएगा 6g का, आप देखिए बेस आ गया तो इट इज cos 37, और इधर जो कंपोनेंट आ गया डाउन द प्लेन वो क्या आ गया 6g का sin 37। अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द रिजल्ट ना। तो कोई वेट था जो नीचे लग रहा था, इस वेट को मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन में 6g को स्प्लिट कर लिया, वन डाउन द प्लेन वन इज लाइक दिस, और दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ऐसे बना पाएंगे। देखिए जरा इसको, ऐसे आ गया 6g का इधर जो कंपोनेंट गया आप देखिए दिस एंगल 37 डिग्री, तो मैं क्या कहा 6 इंटू जी cos 37 इज 4/5, करेक्ट। 6g को 60 वाला 60 इंटू 4/5 क्या आ गया 48 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 6g का sin 37, तो sin 37 वी नो 3/5, तो 6g का sin 37 जो हो गया ये क्या आ गया 36 यूनिट्स आ गया। इस तरह से हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। तो फोर्स कैन बी रिजॉल्व, कोई वेक्टर कैन बी रिजॉल्व अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। फिर से आप देख सकते हो कि जो 60 का स्क्वायर होगा ये 60 का स्क्वायर दैट आई कैन से इट इज 48 का स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा होगा। तो वेक्टर का रिजोल्यूशन कई बार रिक्वायर्ड होता है, तो उसको एज पर द फोर्सेस में बार बार ये आएगा, वहां पे कंडीशन को हमको चेक करना होगा। तो उनमें रिजोल्यूशन की बात जो आएगी तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उस पर एक आइडिया मैंने किसी ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा तो कैसे रिजल्ट आते हैं स्प्लिट करके बता दिया। सम मोर केसेस ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आइडिया इसमें लूंगा और देखते हैं व्हाट वी कैन डू, लेट अस सी। तो अगला मैं इसमें केस लेता हूं, थोड़ा देखिएगा कि रिजोल्यूशन की बात ही की
मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक साइड है, दिस इज, ये आपकी वॉल आ गई, ये ऊपर की सीलिंग आ गई, हमारे पास कुछ फोर्सेस ऐसे आ रहे, मान लो मैंने ऐसे मान लिया, एक थ्रेड ऐसे चला गया और यहाँ पे कोई ब्लॉक एक हैंग कर रहा है, ऐसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में देखो यहाँ पे एक ब्लॉक क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। इस ब्लॉक का फिर से मास मानता हूँ 5 kg है, 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है। और कुछ थीटा स्पिरिटेड की बात भी बताई जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक नॉट बांध दिया गया, नॉट, और यहाँ पे जो ब्लॉक लिया गया, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस आ सकते हैं, ये आपकी ऊपर की सीलिंग है, नॉट ऐसे बन गया, आप देखोगे यहाँ पे एक टेंशन आ सकता है कुछ T1, यहाँ देखो यहाँ पे टेंशन आएगा T2, इधर जो टेंशन आएगा क्या, T3। तो T1, T2, T3 आपके 3 टेंशन यहाँ पे दिख सकते हैं। कोई थ्रेड था, थ्रेड का मैंने यार नॉट लगा दिया, एक टेंशन T1, एक टेंशन T2, एक टेंशन T3 ऐसे जा रहा है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल है ये मान लो 53 डिग्री है, समझ गए। अगर 53 डिग्री है तो मैं T1, T2, T3 तीनों की वैल्यू को बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये दोनों लोग आपस में परपेंडिकुलर हैं। व्हाट आई सी कि दिस टू टर्म्स दे आर लुकिंग परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो देखो ये जो 90 डिग्री है तो T2 और T3 इनका स्क्वायर सम किधर जाता, T2 और T3 का स्क्वायर सम इधर जाता। T2 उठा गॉन लाइक दिस, जाता नहीं था, ये नॉट रुका हुआ है, तो ये जो इधर जाता उसी को T1 ने क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि T1 के स्प्लिटेड कंपोनेंट क्या है, T2 और T3 है, क्योंकि इधर जो रिजल्टेंट जाता T1 डैश, अगर मैं कह दूं तो T1 डैश को तो T1 उधर बैलेंस कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम की बात करें, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में ये टर्म आता है इक्विलिब्रियम, उसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब भी कहा जाए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। दिस इज द साइन ऑफ समेशन, ये वेक्टर का सम क्या हो गया, 0। 0 वेक्टर हमेशा ले सकते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्सेस का सम 0 है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, 0। वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी, तो वेलोसिटी कैन बी 0, वेलोसिटी कैन नॉट बी 0, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप इक्विलिब्रियम जब भी बात कही जाए इसका मतलब होता है फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो कांस्टेंट हो सकती है ना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब जनरल टर्म हम यहाँ क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट विच मे और मे नॉट बी 0। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन की जो बात कर रहा था, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं इसका ट्रायंगल का एक लॉ ऐसे बना दिया, देखो तो T2 है तो ये भी क्या आ गया, ये T2 आ गया, ये T3 जो ऊपर था यही आपका इधर क्या आ गया, ये T3 को आप इधर से T3 बना सकते हो। एंड यू कैन सी द फोर्सेस हाउ दे आर बैलेंसिंग। अब देखो 5G जो यहाँ पे फोर्स था 5 mg, तो इसका नीचे जो फोर्स लग रहा था 5G mg फोर्स नीचे, तो 50 न्यूटन की बात कर गया, 50 न्यूटन है mg। सो स्टूडेंट्स, आई वाज डिस्कसिंग दिस केस कि यहाँ पे आपके T1, T2, T3 दिस आर द 3 टेंशंस इन द थ्रेड, और ये आपका नॉट आ गया था। इस नॉट के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन की थी, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0, तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पे क्या जाता है, 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन इज 0, फोर्स इज 0, दैट इज द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो फोर्स 0 होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। एक और चीज यहाँ ध्यान देना, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, या तो वहां पे मिनिमेशन, जो रिजल्ट हमने यहाँ पे बनाया। अब मैं अगला केस आता हूं। अगला केस हमारे पास क्या था, दैट वाज कि मैं एक और रिजल्ट बनाया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक का मास क्या लिया, 10 kg। 10 kg ब्लॉक को मैंने 3 थ्रेड के हिसाब से नॉट लगा के बांध दिया। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इस 10 kg ब्लॉक को नीचे मैंने थ्रेड से यहाँ पे ले आया, और इसके पास 2 और थ्रेड्स आ गए, एक T1 वाला एक T2 वाला,
और दोनों के बीच में ये एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। बस इसमें अब क्या कहेगा, दिस पॉइंट नॉट इज एट रेस्ट। नॉट जब रेस्ट पे है तो देखोगे T3 जो नीचे आ रहा था इसका रिजल्टेंट इधर T1 और T2 में गया थ्रेड में, तो जो T1 और T2 आ रहे हैं तो इनके स्क्वायर सम में क्या होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो दोनों का जो स्क्वायर सम आ रहा था तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देखिएगा दिस नॉट इज एट रेस्ट, तो इसके एक्स कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। इस T1 का एक्स और T2 का एक्स आपस में क्या करेंगे, कैंसिल। तो T1 का cos 53 डिग्री और T2 का cos 37 डिग्री, इन दोनों के कंपोनेंट देखो, इसको भी मैं एक्स और वाई पे रिजॉल्व कर दिया, इस कंपोनेंट को भी मैं एक्स और वाई पे रिजॉल्व कर दिया। तो इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को मैं बैलेंस कर रहा हूं क्योंकि ये लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो T1 का देखिए cos 53 डिग्री 3/5 और T2 का वो 4/5 आ गया। आई गॉट द रिलेशन 3T1 इक्वल टू 4T2। अगली बात मैंने क्या कहा कि इसका जो वेट आ रहा है mg T3, इसको y कंपोनेंट वाले दोनों होंगे, इसको बैलेंस कर देंगे नीचे। तो मैं देखो यहाँ क्या लिखा हूँ, T1y और T2y, ये कंपोनेंट इसके T3 इसको इस साथ क्या करेंगे, बैलेंस होंगे। तो T1y T1 इंटू साइन 53 डिग्री ऊपर चला गया, T2 का ये कंपोनेंट ऐसे ये भी ऊपर जाएगा, ये दोनों इसके 100 को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मैं कहा कि यहाँ फिर से अगर ट्रिपलेट की बात कर रहे हो और T1 T2 में रिलेशन 4/3 का रेशियो ऐसे आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि T1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 60 एंड T2 विल बी 80। क्यों, क्योंकि हम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करें तो रिजल्ट 100 ही आएगा। तो आपके कहीं भी फोर्सेस का रिजोल्यूशन जो होगा आइदर विद द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमेशा ले जा सकते हैं और रिजल्ट को हम लोग कर पाएंगे एनीवेयर एनी ऑफ द थिंग। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया रेजोल्यूशन की बात। इस रेजोल्यूशन से एक केस और मैं लूंगा, वहां पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ में आगे इसको बढ़ाता हूं। तो नेक्स्ट देखो एक और केस रिजोल्यूशन में, मान लीजिए मेरे पास ये एक वॉल है और इस वॉल पर आई अटैच अ थ्रेड, एक थ्रेड लिया और यहाँ पे एक बड़ा सा एक बॉल मैं लगा देता हूँ। देखिए तो दिस बॉल इज अगेन एट रेस्ट, ये बॉल जो यहाँ पे फिर से क्या है, रेस्ट पे है। देखिए अब मैं कह लेता हूँ इस बॉल को इसके साथ जब रेस्ट पे है तो यहाँ पे भी कुछ फोर्सेस आएंगे, उन फोर्सेस को देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो थ्रेड में क्या आएगा, एक टेंशन देखो, तो टेंशन फोर्स इधर जाएगा, दो इसको नीचे गिरने से रोक रहा होगा। इसमें इसका नीचे फोर्स एक mg आ गया, मान लो 5 kg का बॉल है तो 5g इसका नीचे आ गया। और तीसरा फोर्स कौन आएगा, इस वॉल से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ सकता है। तो आप यहाँ पे फिर से 3 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन रिजल्ट बना सकते हैं एंड आई कैन टेक दिस एंगल एज 30 डिग्री, देख लो। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात फिर से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। जस्ट सी, तो इसका मैं अगर फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन देखूं तो जस्ट सी 5g आपका देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ये वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये फोर्सेस फिर से देखो यहाँ पे बैलेंस हो पा रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, अगर एक पार्ट मुझे पता है, कौन सा पार्ट पता है, 5g वाला पता है। देखो 3 पार्ट होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, कोई एक पता है और एक थीटा पता है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट। देखिए वो आपका एंगल क्या यहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री है। अगर वो एंगल 30 डिग्री तो अल्टरनेट एंगल से आप यहाँ देख सकते हो, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या आ गया आपके पास, 30 डिग्री ऐसे आ जाएगा, कटेंगे। अब देखो इस टेंशन को क्या कर सकते हो, ये टेंशन यहाँ पे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो टेंशन का y कंपोनेंट जो होगा वो इसके 5g को बैलेंस कर रहा है, इस टेंशन का जो x कंपोनेंट है वही इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का रिजल्ट ऐसे, तो आप इजीली यू कैन सी। तब अब क्या कहोगे, टेंशन का y कंपोनेंट जो हो गया क्या, t का cos 30 डिग्री, वही क्या हो गया 5g के बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। तो t cos 30 is √3/2, इट इज 5g। Hence from here I will say t की जो वैल्यू आ गई आपके पास, दिस t is 5g इंटू 2/√3। तो t की वैल्यू क्या आ गई, देखो t की वैल्यू हो गई 5g 100/√3। ये एक टेंशन आ गया। ऐसे मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन देख सकता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन देखो जो आ रहा है ये इसको बैलेंस करेगा, t का x कंपोनेंट जो आ गया वही नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन का साइन 30 डिग्री वही क्या है आपके पास, n आ जाएगा। तो टेंशन का साइन 30 देख लो, तो आप इसको देख सकते हो टेंशन
का sin 30 इज हाफ, दैट इज n। तो आपको यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या डाल दो, 100/√3 इंटू 1/2 एंड दैट इज द वैल्यू फॉर n। तो हम लोग रिजोल्यूशन को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। थोड़ा ट्रिपलेट का भी पैटर्न पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, तो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना दो या डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो, दैट इज द केस ऑफ रेक्टेंगल। तो ऑल इट वाज फॉर योर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड this resolution. Thank you.